साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। जो काम पश्चिम बंगाल की कई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, तीन मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो काम शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। सही मायने में देखिए दोस्तों, हम तो बहुत सारे मॉडल की बात करते हैं ना, लेकिन शुभेंदु मॉडल तो गजब का निकल रहा है दोस्तों। बिल्कुल सबके उस्ताद निकले हैं ये बंगाल ही नहीं, पूरे देश के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी, शाह दोनों हैरान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा काम शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया है दोस्तों। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। ये 440 वोल्ट का झटका है। ये आखिर क्या है पूरी कहानी, इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा शुभेंदु अधिकारी के नाम जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो भी कमेंट में पिन कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। कोलकाता एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी मस्जिद में एंट्री बंद, नमाज पर रोक। जाने क्या है इसके पीछे की असली वजह है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है दोस्तों, पहले मैं बता दूं। ये कितनी बड़ी कहानी है आप सोच नहीं सकते। मैं तो मुस्लिम समुदाय के भी रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। कहानी यह है दोस्तों कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद है। अब वहां पर सरकार ने उसकी एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। किसी को एंट्री नहीं है, नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। क्यों? रनवे का विस्तार किया जा रहा है दोस्तों, और इस विस्तार के लिए जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से अब मस्जिद में जाने, नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। माहौल खराब करने की भी कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये जो मस्जिद है जानते हैं कितनी पुरानी, अभी जरा इतिहास भी बताऊंगा। 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को बांकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट के अंदर है। काफी समय से बात चल रही है, कई दशकों से। अभी मैं वो भी इतिहास दिखा दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई छूने की। शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया है। मैं जरा आपको तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में दो रनवे साफ साफ दिख रहा है आपको, रनवे 1 और रनवे 2। रनवे 2 के बीच में है, देख रहे हैं ना, ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ एक मस्जिद है और कुछ भी नहीं है। जो सोशल मीडिया में तस्वीर चल रही है वो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर देख लीजिए, जो बताया जा रहा है कि यही मस्जिद है। अब मैं आपको जरा बताता हूं दोस्तों, पहले तो सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, फिर इस मस्जिद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल में मंत्री हैं, वो कहते हैं मस्जिद जिस जगह पर थी वहां उसके होने का कोई मतलब नहीं था। इसे जानबूझकर रनवे क्षेत्र में रहने को दिया गया था। अब वहां नमाज भी बंद कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि वे उस जगह को खाली कर देंगे ताकि रनवे के विस्तार का काम आसानी से बढ़ सके। ये बाबरी मस्जिद का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि भाई उसके लिए भी जमीन दी गई, यहां तो रनवे को बड़ा किया जाना है। एक आध कमेंट दिखा करके फिर मैं इसी पर लेकर आता हूं दोस्तों। सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं जरा मैं पढ़ता हूं। जब मैं छात्र था तब से ही अखबारों में पढ़ता आ रहा हूं कि कोलकाता एयरपोर्ट पर एक मस्जिद होने के कारण रनवे नहीं बन पा रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पिछले किसी भी सरकार ने इसमें कोई दखल नहीं दिया। अब जब हमारी सरकार सत्ता में है तो हम तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते। मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का एक कमेंट, उसके बाद बाकी चीजें। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल जो बात कहते हैं कह दिया, कोई लाग लपेट नहीं किसी भी तरीके से। वो साफ साफ कह रहे हैं यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरपोर्ट की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट की जगह बहुत अहम है। चीन और बांग्लादेश पास में ही है।
ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व वाले इस हवाई अड्डे के द्वार बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रखे जा सकते। मोदी सरकार को आए कितना साल हो गया दोस्तों? 2014, 2026 चल रही है ना, 12 साल हो गए। सरकार कुछ कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। भाई, लोकतंत्र है इस देश में, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी कर ले। लोकतांत्रिक जो अधिकार मिले हैं संविधान के तहत, यहां राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई तब जाकर यह हुआ है। अब मस्जिद के साथ क्या हो रहा है वो भी जानना चाहिए दोस्तों। जरा मैं आपको बताता हूं। यह पश्चिम बंगाल की राजनीति और देश के नागरिक उड्डयन इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे संवेदनशील विवाद है दोस्तों, जो अब सुलझने की कगार पर है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया यानी रनवे के बिल्कुल नजदीक ये बांकरा मस्जिद है दोस्तों, जिसको शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है जमीनी स्तर पर। हाल ही में जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक संयुक्त टीम ने इस जगह का मुआयना किया। सबके साथ बैठक बुलाई गई, जो मस्जिद के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत हुई और तब जाकर के यह फैसला किया गया। इसके बारे में जानना चाहिए दोस्तों। देखिए क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों कि ताहिर वाले मामले में क्या होता है, बस ताहिर नाम आ गया तो एक नई कहानी बुनने लगते हैं। यहां आपको समझना पड़ेगा, एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल नजदीक जो ये धार्मिक स्थल है, इसकी वजह से उड़ानों की सुरक्षा से लगातार समझौता हो रहा था। किसी भी रनवे का नियम क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। किसी भी इमारत या निर्माण की न्यूनतम दूरी कम से कम 240 मीटर होनी अनिवार्य है। यहां पर सिर्फ 165 मीटर है। भैया, हर किसी की जान के साथ भी खतरा है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, खासकर खराब मौसम, कोहरा, इमरजेंसी लैंडिंग। और मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, टच डाउन पॉइंट यानी जहां विमान के पहिए जमीन छूते हैं, यह मजबूरी में 88 मीटर दक्षिण की तरफ खिसकाना पड़ा है। और इसकी वजह से यहां बड़े विमान उड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर तो जगह ही नहीं है ना, बीच में मस्जिद आ रही है। क्या करे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहने के लिए, लेकिन हो ही नहीं सकता। यहां बोइंग 787 उतर ही नहीं सकता है। और आपको एक जानकारी देता हूं दोस्तों, अगर कोहरा छा जाए मान लीजिए कोलकाता में, तो यह पूरा का पूरा एयरपोर्ट ऑपरेशन चरमरा जाता है। क्योंकि एयरपोर्ट का जो मुख्य यानी प्राइमरी रनवे है वो 3633 मीटर लंबा है। यहां सारे सिस्टम लगे हैं, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कहा जाता है। मतलब जीरो विजिबिलिटी भी हो तो विमान उतर सकता है। जो दूसरा रनवे जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई, वहां लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। बार बार मोदी सरकार चिट्ठी लिख रही थी कि भैया कुछ करो, कुछ करो। कोई करने को तैयार नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं मस्जिद का इतिहास देख रहा था दोस्तों, 136 साल पुराना है। अब आप बोलेंगे पहले एयरपोर्ट या पहले मस्जिद? भैया पहले मस्जिद ही थी। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने दमदम एरोड्राम का निर्माण किया, तब यह मस्जिद एक छोटे से गांव का हिस्सा थी। 50 और 60 के दशक में यानी अंग्रेजों ने भी छोड़ दिया, बोला भैया छोड़ो, रहने दो। और उसका तो वैसे भी बांटो और राज करो की नीति काम आ रही थी। फिर आजादी के बाद का कालखंड आया, 50 और 60 का दशक, एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, कुछ नहीं किया गया, बस इधर उधर से रास्ता निकालो, खत्म। और 60 के दशक में एक समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया कि चलो हम दूसरी जगह से बना लेते हैं। बताइए, उस समय तो मामला भी नहीं था, आजादी हुई थी, नेहरू के पास सारे अधिकार थे, राज्य में केंद्र में सब जगह सरकार थी, कुछ नहीं किया। उसके बाद ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, वामपंथी सरकार तो आप जानते हैं वो तो तुष्टीकरण में किस हद तक आगे थे। फिर ममता बनर्जी की सरकार आई, उसने तो साफ कर दिया, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वहां तो अलग ही राज चलता था, अलग ही कानून चलता था। बीच में एक और काम हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। 2003 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे शाहनवाज हुसैन।
उन्होंने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से बातचीत की, सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठंडे बस्ते में। फिर 2019 में आई है मोदी सरकार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मस्जिद तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। फिर 2023 में एक विशेष बस सेवा शुरू की गई, और जो यहां मस्जिद में नमाज पढ़ते थे उनको हाई सिक्योरिटी, मतलब अति संवेदनशील इलाका, आप एयरपोर्ट जाते हैं दोस्तों, आप याद कीजिए क्या क्या चेकिंग होती है, किस तरीके से चेकिंग होती है। यहां एयरपोर्ट के भीतर ही है, और 5 वक्त की नमाज भी आप सोचिए, यहां बांकरा गांव के करीब 10 से 25 नमाजी आते थे, जुमे की नमाज के वक्त 80 तक पहुंच जाती थी। लेकिन मस्जिद शिफ्ट नहीं किया गया, किसी ने करने की कोशिश भी नहीं की, बातचीत भी नहीं की कि भैया बात तो कर लो। शुभेंदु अधिकारी ने किया है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए ना, ये सारे के सारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, कोई नहीं कर पाया, वो शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया है दोस्तों। और आप जानकर यह आश्चर्य करेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय हैं वहां पर, उन लोगों ने क्या कहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष और मस्जिद समिति से जुड़े सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वो ये तो कह रहे हैं कि बिना बातचीत के ये हो रहा है, लेकिन कब तक बात करेंगे। ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या टकराव ना करें, बातचीत करें। सबको पता है ये सरकार किस तरीके से काम करेगी। अगर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये सरकार छोड़ेगी नहीं। और मैं आपको बोलूं दोस्तों, देखिए एक नई चीज भी आपको बता देता हूं, गुंडा कानून, इसकी तो बात हो रही थी ना, सोमवार आधी रात से ये कानून लागू हो गया है। भ्रष्टाचार, असामाजिक, उपद्रवी गतिविधियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 सोमवार आधी रात से लागू हो गया है। इसको 29 जून को दोस्तों विधानसभा में पेश किया गया था, बिल पास हो गया, गवर्नर ने हस्ताक्षर कर दिए। सख्त कानून है, सख्त कानून है। क्यों सख्त कानून है, इसके बारे में मैं अलग से बता चुका हूं। इस कानून के तहत दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में, सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है कि यह सुरक्षा के लिए खतरा है, तो बिना किसी सुनवाई के 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। ये आप समझिए, बहुत बड़ा, बहुत ही सख्त कानून है। अच्छा, इसमें एक और कानून है दोस्तों कि अब संपत्ति, अगर मान लीजिए कोई दोषी है, तो इस कानून का इस्तेमाल करके, बीएनएस के उचित प्रावधानों का इस्तेमाल करके अपराध में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्ती का भी आदेश है। यह समझ लीजिए। इसका मतलब है पश्चिम बंगाल के लोग समझ रहे होंगे ना कि भैया कुछ मत करो वरना निपट गए। अभी तो योगी मॉडल जी से आपका वास्ता पड़ रहा है ना, यहां शुभेंदु मॉडल बहुत तेजी में है। ये 2 महीने में क्या क्या कर दिया है। और ये जो कानून है दोस्तों, यहां गुंडा की परिभाषा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े लोग, उनके वित्त पोषक, सहयोगी, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम के बार बार अपराध करने वाले आरोपित और समाज के लिए खतरनाक माने जाने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कानून भी बड़ा कर दिया गया है। और जब मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं तो एक आध जानकारी और देता हूं दोस्तों। जो बंगाल के मदरसा शिक्षक हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। आप आश्चर्य करेंगे, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल के मदरसों के लगभग 360 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने एक याचिका डाली थी। इसमें राज्य सरकार की अनुदान योजना के तहत नियमितीकरण रेगुलर करना और भुगतान के इनकार को चुनौती दी गई थी। 350 से अधिक ऐसे कर्मचारियों में से 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। किसने? जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह ने। कहां से झटका लगा? सुप्रीम कोर्ट से लगा। आपको मैं बताऊं दोस्तों कि बंगाल के विभिन्न मदरसों में कार्यरत लगभग 360 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में लगभग 48 याचिकाएं दायर की थी। और यह विवाद बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 से संबंधित है,
जिसने मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया है। यानी जो मदरसा शिक्षक हैं गए थे सुप्रीम कोर्ट, इनको तो बहुत बड़ा झटका लग गया है। एक और बहुत छोटी कहानी आपको बताता हूं, मजा आएगा। भाई योगी मॉडल सिर्फ कहने के लिए नहीं था, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, विवाद भी नहीं। भाई अभी मैंने आपको एयरपोर्ट वाली कहानी बताई दोस्तों, कोई विवाद आपको लग रहा है? कोई गया क्या वहां पे? एकदम विरोध प्रदर्शन करेंगे, शाहीन बाग बना देंगे, ऐसा कुछ हुआ क्या? कोई कर भी नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बंगाल में कोई नहीं कर सकता। सबको मार मार के एकदम भेजा उसका खराब कर देंगे ये लोग, क्योंकि ये कल्चर ही दिया है उन लोगों ने। और शुभेंदु अधिकारी समझा चुके हैं ये सब नहीं चलेगा, सबसे हर्जाना वसूला जाएगा। अब देखिए योगी मॉडल का एक उदाहरण दिखाता हूं। भाई सावन का पवित्र महीना आने वाला है। बंगाल में तो ममता राज में जय श्री राम बोलना भी दुश्वार हो गया था। सरस्वती पूजा स्कूल में आप जानते हैं, यहां तो वंदे मातरम भी गवार है। अब सावन के महीने में दोस्तों बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जैसे योगी जी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते ना, वैसे ही बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी ऐलान किया है कि शेवराफुली से तारकेश्वर तक हर 5 किलोमीटर पर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर जल लेकर जा रहे शिव भक्तों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और सावन के महीने के दौरान दोस्तों बंगाल में तारकेश्वर, जलपेश मंदिर और भूटान सीमा के पास जयंती क्षेत्र के मंदिर पर सेवा केंद्र स्थापित होंगे। यहां स्वास्थ्य सेवाएं, पीने का पानी, ORS और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यकीन ही नहीं होता दोस्तों कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया, यकीन नहीं होता। यह शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। यह वास्तव में अगर मैं कहूं तो मोदी शाह क्या कर सकते हैं? भाई आपको चुनाव जीतने के तरीके और चुनाव जिता सकते हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा। भाई इतने मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए ना। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का काम तो देखिए, काम आसान कर दिया मोदी शाह का। अरे बंगाल छोड़िए, एयरपोर्ट का काम करके उन्होंने उनका काम आसान कर दिया है। और एक और खबर आपको दिखा देता हूं दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। 81,000 स्कूलों का कायाकल्प होने जा रहा है। और सबसे बड़ा जो इसमें फैसला है दोस्तों, उसके बारे में जानना चाहिए कि अभी तक क्या होता था। स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर नेता ही भरे होते थे। अब हटा दिया है, कोई नेता नहीं रहेगा, सबको बाहर करो। जितनी भी स्कूल की परिचालन कमेटियां हैं, कोई नेता नहीं होगा, यह तय कर दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। वो कहते हैं कि शिक्षा को किसी भी कीमत पर उत्पाद नहीं बनने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्कूलों की परिचालन कमेटियों में किसी भी नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। कौन रहेंगे इन कमेटियों में? छात्रों के अभिभावकों को स्थान दिया जाएगा, जबकि स्कूल के प्रशासक को ही परिचालन कमेटी का मुख्य अधिकारी बनाया जाएगा। कोई नहीं रहेगा। ममता राज में इसको इतना पॉलिटिसाइज किया गया दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। जो केंद्रीय ग्रांट की राशि है, राज्यों के 81,000 स्कूलों का कायाकल्प होगा। भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके लिए ये लोग विरोध करते थे, नहीं करेंगे। अब तो अपनी सरकार है भाजपा की, वो अपना एक आइडियल स्कूल बना सकते हैं, मॉडल स्कूल बना सकते हैं। और अब शुरू हो रहा है दोस्तों ये नया अध्याय है बंगाल के लिए। एक और चीज इसमें स्कूलों में ही जोड़कर बता देता हूं कि अब जो मिड डे मील है दोस्तों, वो इस्कॉन के द्वारा दिया जाएगा। कब से? 1 अगस्त से। कोलकाता और राज्य के अन्य हिस्सों के स्कूलों में जो मध्याह्न का भोजन है वो इस्कॉन की तरफ से जाएगा। और जो पैसे सरकार खर्च करती है ना, प्रति छात्र, प्रति विद्यार्थी जो आवंटन है, वो पहले 6 रुपये 78 पैसे थे। अब उसमें क्या क्वालिटी होगी आप ही समझ लीजिए। अब उसको बढ़ा करके 10 रुपये कर दिया जा रहा है। यानी इस्कॉन को यह सुविधा होगी कि आप थोड़ा स्तर मेंटेन कीजिए, खाने में पौष्टिकता लाइए, चीजों को और सुधारिए, आपको पैसे भी ज्यादा दिए जाएंगे। और 10 रुपये क्या होता है दोस्तों, कहां पेट भरता है एक समय का? आप सोचिए ना, यह सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी वास्तव में जितने नेता अभी देख रहे हैं, अगर कुछ को छोड़ दे तो सबके उस्ताद निकले हैं।
जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, कई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। आप मेरी बात से कितना सहमत है दोस्तों, या फिर अगर आप कुछ और सोचते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है दोस्तों, आपकी राय भी जानने को मिलती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और एचबी शॉर्ट्स में ये कोशिश होती है दोस्तों कि संक्षिप्त में बड़ी खबरें आपको बता सकूं। तो एचबी शॉर्ट्स के कमेंट में पिन कर दिए हैं। बाकी आप जैसे मुझसे जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, सभी नंबर स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।